दोस्तों नमस्कार। आज हम मोलरता और मोललता के बाद पढ़ने जा रहे हैं विलयन, द्रव्य विलयन। आप यहाँ देख सकते हैं कि द्रव्य विलयन है। अब ये भी पढ़ चुके हैं कि विलयन जो बनता है दोस्तों, विलयन दो घटक से। एक तो होना चाहिए विलय और दूसरा होना चाहिए विलायक। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? विलायक। विलायक। तो द्रव्य विलयन में होगा क्या दोस्तों कि विलायक तो द्रव होगा और विलय क्या हो सकता है? विलय ठोस भी हो सकता है। यहाँ देख सकते लिखा हुआ है, विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो विलयन बनाने के लिए विलयन हम बनाते हैं तो विलयन में चाहिए विलय, विलय और प्लस में विलायक। क्या चाहिए दोस्तों? विलायक। तो विलायक तो द्रव होगा हर हालत में, विलायक द्रव होगा, लेकिन विलय क्या होगा? विलय ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। ठीक है दोस्तों। विलय क्या हो सकता है? द्रव, ठोस और गैस। ठीक है। तो द्रवीय विलयन को 3 वर्गों में बांटा है। पहला क्या है? तो पहला हम पढ़ते हैं। पहला है ठोस द्रव, दूसरा है द्रव प्लस द्रव, तीसरा है गैस प्लस द्रव। अब दोस्तों यहाँ जो ये ठोस है, यहाँ जो द्रव है, ये द्रव होगा विलायक। द्रव क्या होगा? विलायक। अब ये ठोस क्या होगा? तो ये ठोस होगा विलय। अब यहाँ द्रव प्लस द्रव होगा तो ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में द्रव प्लस द्रव है, ये दोनों में से कोई एक क्या होगा? विलायक और एक होगा विलय। अब यहाँ गैस है तो इसमें तो द्रव हो गया क्या? विलायक। दोस्तों द्रव में क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव प्लस द्रव में इसको अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। ये 4 चीजें पढ़ेंगे दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म में। ऐसे तो होता है और उसके बाद जो ही पढ़ते जाएंगे उसके बाद आगे लिखते जाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों द्रव प्लस द्रव में किसको पढ़ेंगे? तो राउल्ट के नियम को। इस द्रव प्लस द्रव में राउल्ट के नियम को कवर करेंगे। और राउल्ट के नियम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन बनाता है, राउल्ट के नियम में एक आदर्श विलयन बनाता है, दूसरा अनादर्श विलयन बनाता है। अब अनादर्श विलयन जब बन जाता है दोस्तों तो अनादर्श विलयन में राउल्ट नियम धनात्मक विलयन कहलाता है, एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विलयन बनता है। उसके बाद लास्ट है दोस्तों गैस प्लस द्रव। तो गैस प्लस द्रव में दोस्तों हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे जो कि वीवीआई है। यानी ये तीनों वीवीआई है, अनुसंख्यक गुणधर्म भी, राउल्ट के नियम भी और हेनरी के नियम भी। इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि है अनुसंख्यक गुणधर्म में। एक सेकेंड दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी के नियम को। पहले दोस्तों किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? हेनरी के नियम। अब हेनरी के नियम में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेनरी के नियम में एक पहले गैस है और द्रव है। कोई एक ऐसा उदाहरण बताना है, विलयन बनाना है जिसमें कि गैस हो और एक द्रव हो। तो इसका कोई उदाहरण क्या हो सकता है? तो हम सीधे जानते हैं दोस्तों
सोडा वाटर। अब ये दोस्तों सोडा वाटर में इसको डिटेल से पढ़ते हैं, हेनरी के नियम गैस प्लस द्रव में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा गैस प्लस द्रव विलयन में? इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों सोडा वाटर। अब सोडा वाटर दोस्तों हम लोग पिए होंगे कहीं, तो इसमें सोडा वाटर में क्या क्या होता है? सोडा वाटर में होता है CO2 प्लस में H2O। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं या तो मेले में गए होंगे या तो मार्केट गए होंगे, उस मेले और मार्केट में देखे होंगे कि एक ठेला वाले के ऊपर लाल पीला हरा कलर का एक बोतल्स में करके वो आपको ठंडा करके देता है पीने के लिए, तो वो यही सोडा वाटर होता है। अब ये सोडा वाटर बनता कैसे दोस्तों? तो उस पानी में उसको मिला दिया जाता है उस कलर वलर को। उसके बाद नीचे से जो उसमें उस मशीन में जो डाला जाता है दोस्तों, उस मशीन चलाने के बाद उसको ठंडा करता है पूरा, यानी टेम्परेचर को पूरी तरह से घटा देता है, और उसमें बनता है CO2 और जल तो मिलाया ही, तो यही बनता है सोडा वाटर। अब इसका हेनरी अब इसका जो गैस प्लस द्रव विलयन में जो हेनरी का नियम आता है, हेनरी के नियम से, हेनरी किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नियम क्या है दोस्तों? तो पढ़ सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, अब ये दोस्तों ये गैस है, CO2 क्या है? गैस है। किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी घुल मिल जाने की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अब दोस्तों यानी किसी गैस के द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, अब उस इतना ठंडा कर दिया जाता है दोस्तों, उसके ऊपर ये गैस विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब उसको स्थिर ताप पर उसको जब सेक करते हैं दोस्तों, तो वो गैस ऊपर आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये गैस ऊपर आने लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें पढ़े क्या? गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो गैस दाब डालता है दोस्तों, जब उसको ठंडा करते हैं दाब डालते हैं, तो दाब को इंग्लिश में लिखते हैं P। तो P प्रोपोर्शनल, यहाँ देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल गैस का मोल अंश, इसमें जो गैस घुली हुई है, इस पात्र में जो गैस घुली हुई है उसका मोल अंश के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यहाँ देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल गई, मोल अंश को डिनोट कर क्या, मोल अंश को डिनोट क्या करते हैं? X से। तो X नॉट लिखे यहाँ पर हम, X नॉट। ठीक है दोस्तों, अब जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, तो P इजकल टू बराबर हो जाएगा, ये समानुपाती टूट जाएगा बराबर में। ये जो समानुपाती है दोस्तों, ये जो समानुपाती है, ये जो समानुपाती है ये टूट गया बराबर में। तो आएगा क्या? कोई ना कोई एक स्थिरांक आएगा, नियतांक आएगा, जिसको कि हम बोलते हैं KH। अब ये क्या है? KH है क्या दोस्तों? तो KH है हेनरी नियतांक। तो क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। और x नॉट यानी x0 क्या है? तो गैस का मोल अंश, इस द्रव में गैस कितनी घुली हुई है का मोल अंश। और P क्या है? तो P है आंशिक दाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दोस्तों ये जो फॉर्मूला बना P इजकल टू KH x नॉट, इसको याद रखेंगे आप लोग, P इजकल टू x नॉट। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ हेनरी के नियम का,
इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, जो कि मैं यहाँ पर देख चुके हैं कि समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल x नॉट, जो कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, तो उस नियतांक का नाम क्या है, KH। इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जस्ट इसका दोस्तों अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग में क्या है दोस्तों, तो आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई भी गोताखोर जब समुद्र में कूदता है तो वो एक विशेष ड्रेस पहन लेता है। अब वो ड्रेस पहनता क्यों है दोस्तों, अगर वो ड्रेस नहीं पहने तब क्या होगा, वो ड्रेस जब पहनता है तब क्या होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो कि लिखा हुआ है कि गहरे समुद्र में सांस लेते समय गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में O2 भी उपस्थित है, तो वो O2 लेना बहुत ही मुश्किल होता है। अधिक बाहरी दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में पहुंच जाती है, मतलब अधिक हो जाती है। जब सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है, जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, तो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं एक चिकित्सक अवस्था उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बैंड्स। जो खतरा होता है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैंड्स। यह अत्यधिक पीड़ादायक यह अत्यधिक क्या होती है दोस्तों, पीड़ादायक होती है, पीड़ादायक एवं जानलेवा होती है। बैंड से तथा नाइट्रोजन के रुधिर में अत्यधिक मात्रा की जानलेवा प्रभाव से बचने और गोताखोर द्वारा सांस के लिए प्रयोग किए जाने वाले टैंकों में एची गैस मिला करके तनु की एची यानी हीलियम गैस मिलाकर उसको तनु बनाया जाता है, उसको तब उसमें भरा जाता है। अब हीलियम गैस दोस्तों है हल्का, इसलिए जो सिलेंडर जो लिया जाता है दोस्तों, उस सिलेंडर में यानी नाइट्रोजन प्लस हीलियम गैस भर दिया जाता है। अगर हीलियम गैस नहीं भरता है दोस्तों, तो उसको सांस लेने में बहुत तकलीफें होंगी, और नाइट्रोजन जो ही रुधिर कोशिका में जाएगा, तो वो रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड जो ही बन छूटेगा दोस्तों, तो उसके साथ ब्लड को भी खींच लेता है। इसलिए जब He इसलिए मिलाया जाता है कि वो नाइट्रोजन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये हल्की गैस होती है, और हल्की होने के कारण वो पूरे मतलब आसानी से बाहर निकल जाती है। इसका दूसरा अनुप्रयोग है दोस्तों शीतल पेय, मतलब ठंडा, जो ठंडा वगैरह पीते हैं दोस्तों वो। तो शीतल पेय पदार्थों में भी CO2 गैस घोलने के लिए हेनरी का नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी CO2 को घोला जाता है दोस्तों। जब हम फ्रिज के अंदर में कोई ठंडा वगैरह रखते हैं दोस्तों, चाहे वाटर रखते हैं, तो उसके अंदर जब पूरी पैक होती है, सील पैक हो जाती है, जब उसके दरवाजे को बंद किया जाता है तो एकदम सील पैक हो जाती है, यानी बाहरी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, तो वहां बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है दोस्तों द्रव प्लस द्रव, जिसको कि हम राउल्ट के नियम भी बोलते हैं। अब राउल्ट के नियम कहते हैं किसको, किसी द्रवीय विलयन, जो कि द्रव प्लस द्रव होता है, अभी पढ़ चुके हैं, द्रव प्लस द्रव होता है। किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ मोल अंश होगा दोस्तों, यहाँ मोल अंश होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मोल
अंश होगा। मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों द्रव और द्रव होगा, विलायक भी द्रव और विलेय भी द्रव। तो माना दो द्रव 1 एवं 2 से विलयन बनाया जाता है। विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब P1 लिए एवं द्रव 2 का आंशिक दाब P2 लिए। इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि शुद्ध द्रव एक है यहाँ पर, दूसरा है द्रव 2। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों के को अलग अलग, पहला पात्र में दोस्तों द्रव 1 है और इसका दाब क्या है P1 नॉट। दूसरा पात्र में दोस्तों द्रव 2 है जिसका दाब है P2 नॉट। ठीक है दोस्तों, अब एक अलग पात्र में यानी 1 वाला द्रव और 2 वाला द्रव एक अलग पात्र में मिला दिया गया है। तो इसमें 1 वाला भी द्रव होगा और 2 वाला भी द्रव होगा। इसका दाब कितना होगा, तो P1, P2। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लिख दिए P1, P2। तो अभी जस्ट इसका नियम क्या पढ़े हैं, इसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, तो दोनों तो द्रव ही होगा तो उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये जो दूसरा पात्र लिए हैं दोस्तों, तो इसके अंदर 1 वाला भी द्रव है और 2 वाला भी द्रव है। तो राउल्ट के नियम से क्या कहते हैं, अगर हम P1 निकालते हैं तो इसमें कितना द्रव है, तो P1 नॉट इंटू X1 द्रव के समानुपाती होता है। तो समानुपाती हटक गया तो क्या आया, P1 नॉट। यही स्थिरांक बन जाता है। यानी दोस्तों अगर हम P1 नॉट इंटू X1 इसको ले लिए इक्वेशन फर्स्ट, अब दूसरे द्रव का दाब देखते हैं तो P2 नॉट इंटू X2, ये हो गया समीकरण 2। X क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे X द्रव 1 का मोल अंश है। अब P1 क्या है, तो द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब है, कुछ न कुछ तो वाष्प निकलेगा ही। और X2 क्या है, द्रव 2 का मोल अंश। और P2 क्या है, द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। अब P1 नॉट क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। और P2 नॉट क्या है, तो शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। अगर इस पात्र में दोस्तों मैंने टोटल मिला दिया, दोनों द्रव 1 भी है द्रव 2 भी है, तो टोटल दाब कितना होगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो P टोटल यहाँ देख सकते हैं कुल दाब P टोटल इक्वल क्या आएगा, P1 प्लस P2। तो दोनों समीकरण को दोस्तों जोड़ने पर आएगा P1 प्लस P2। समीकरण 1 में क्या है, P1 नॉट X1 इंटू प्लस P2 नॉट X2। अब इससे जो बना दोस्तों, ये आया समीकरण, इसको ले लिए समीकरण थर्ड। अब दोस्तों अब हम मोल अंश की बात करते हैं। हम जानते हैं किसी भी एक घटक और दूसरे घटक का जब मोल अंश को योग करते हैं तो वो कितने के बराबर आता है, 1 के बराबर। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं तो उस पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या आएगा, 1।